हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया इज 40, दैट इज ऑन द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो बेसिकली इसमें है क्या, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको मैं बताऊंगी, और आप इनको अगर अपना कोई नोट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप मेरी क्लिप्स को एज अ रिविजनरी तौर पर अगर सुनना चाहेंगे, अपने जहाँ से भी आपने क्लासेस ले रखी हैं, और एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के दौरान अगर आप सुनेंगे तो भी आपको ये बेनिफिट ज़रूर करेगा। तो आइए जानते हैं, देखते हैं कि इसमें बेसिकली है क्या। हम्म इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, देखिए जैसा कि नाम ही जानता है कि हम जब किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, हमने अगर उसके दो ही मोटिव होने चाहिए। जब हम इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ में कब करते हैं, जब हम कहते हैं हमने ना, हमारे पास खुद के पास अपना घर है, हमने एक घर और ले रखा है, हमारे पास एक और फ्लैट है, हमने उसको रेंटल पर्पस के लिए दे दिया, तो हम क्या कहते हैं, यार हमने ना इन्वेस्टमेंट कर रखी है फ्लैट में, मेरे ना ये पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए हैं और मेरे को वहां से रेंट आता है ना। जो हम अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में जो हम सुनते हैं, देखते हैं कि मुझे रेंट आता है भाई, या हम कह देते हैं यार मैंने ना वो प्लॉट ले रखा है, मेरे को ना वहां से अप्रिसिएशन आएगी, मैं सोच रहा हूँ कि उसको 2-4 साल रखता हूँ, 2-4 साल में वहां तेजी आएगी और मुझे जो है पैसे बन जाएंगे, फिर मैं उसको बेच दूंगा। तो मीन्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेसिकली जा, हमारा पर्पस इसमें बहुत ही क्लियर कट है, या तो रेंट होना चाहिए या फिर अप्रिसिएशन। बट एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो अप्रिसिएशन है वो 12 महीने से ज्यादा की होनी चाहिए। दैट इज अ होल्डिंग शुड बी मोर देन द 12 मंथ्स। अब जैसे देखिए, एक्स लिमिटेड है, कोई उसकी नेटवर्थ वही बहुत ज़्यादा है, आप मानो 250 करोड़ से भी ज़्यादा है, ठीक है भाई। इतनी अच्छी बड़ी कंपनी है, और मतलब उसने क्या किया, ये कोई मॉल है एबीसी, ऐसी मान लो आपको मॉल है, और उसका पूरा का पूरा उसने ना थर्ड फ्लोर जो है वो उसने खरीद लिया। अब उसने क्या किया, जो पूरा का पूरा थर्ड फ्लोर है ना वो पीवीआर सिनेमास को दे दिया, आप रेंट पर दे दिया। अभी आप चलो देखो, आ गया ना रेंट, रेंट वर्ड आ गया, मतलब क्या है, इंडियस 40 ही यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ऐसे ही अगर आपने छोटी छोटी दुकानें खरीदनी है और एटीएम के लिए दे दिया, फिर और रेंट पर्पसेस के लिए बैंक्स को दे दिया है ना, एटीएम पर्पसेस के लिए, तो भी अगेन फिर रेंट आ गया, है ना। या फिर मैं कहूँगी और कोई एक्स लिमिटेड है जो कि लैंड परचेज किया है उसने, और 10 फ्लैट है, और वो रेंट पर दे दिया, आगे उसने फ्लैट्स को खरीदा और रेंट पे दे दिया। सॉरी। तो वो भी जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर एक बात बड़ी ध्यान देने वाली है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये मेरी रेजिडेंशियल है, और कुछ कहते हैं ये कमर्शियल है, तो हमें इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, प्रॉपर्टी से हमको ध्यान क्या देना है, रेंट। रेंट प्लस एप्रिसिएशन, मतलब प्लस का यहाँ मतलब है कि जहाँ रेंट आएगा, जहाँ एप्रिसिएशन आएगी, ठीक है। बट व्हाट मैटर्स इज द रेंट कमिंग, सिर्फ और सिर्फ कि क्या रेंट आ रहा है या एप्रिसिएशन आ रही है। हमें नहीं देखना रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, क्या है, आगे क्या है, रेंट एप्रिसिएशन। तो इसमें हमारा जो एप्रिसिएशन है वो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, वो 12 महीने से ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब सपोज कोई कंपनी है, उसके पास खुद की फैक्ट्री है, ठीक है, और वो अपना प्रोडक्शन प्रोसेस उसका खुद का है, सब कुछ कैरी कर रही है भाई। अब देखो, फैक्ट्री है बंदे के पास, मतलब कंपनी के पास फैक्ट्री है ना, तो वो रेंट पे दे रही है ना, एप्रिसिएशन पर्पसेस के लिए कर रही है। तो यहाँ पर आप उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते ना, बिकॉज आपकी खुद की जो है मतलब फैक्ट्री वगैरह, वो आपकी AS 16, इंडिया 16 में एप्लीकेबल होगा, बिकॉज वो आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आएगा। बिकॉज अब देखो ना कि वो फैक्ट्री जो है आपने इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ी ना रखी है, आपको क्या वहां से रेंट आ रहा है, आपने क्या उसको ये सोचा कि मैं 2-4 साल बाद बेच दूंगा, नहीं ना। तो इस तरह वो पार्ट है हमारे बिजनेस का। ऐसे ही कहते हैं, जैसे बिल्डिंग है, कोचिंग के लिए लिए हैं, तो उसको भी हम पीपीई ही कंसीडर करेंगे, ना कि इन्वेस्टमेंट। बेसिकली वही आप रेंट प्लस एप्रिसिएशन वाला जो पॉइंट है वही आप कंसीडर करोगे हर जगह, और उसी को आप ध्यान रखोगे कि अगर ये 2 पॉइंट्स आपके कवर हो रहे हैं, देन द प्रॉपर्टी इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अदरवाइज हम जो भी उसका दिया है उसके अकॉर्डिंगली लेंगे। ऐसे ही अब
अगर अब मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे पहले तो मैंने कहा था कि फ्लैट्स हैं और फ्लैट्स को रेंट पे जो है चढ़ा दिया और भाई वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन अब कोई बिल्डर है, कोई भी बिल्डर है, उसने लैंड परचेज कर लिया और एक पूरी बिल्डिंग डाल दी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, पूरे फ्लैट्स 500 फ्लैट्स डाल दिए ऊपर उसने। और जब बिल्डिंग मतलब तैयार होने लग गई उसकी, और उधर से उसने फ्लैट्स बेचने शुरू कर दिए, बेच दिए उसके बाद सारे फ्लैट्स उसने। अब क्या ये इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। भाई वो बिल्डर है, उसका काम ही है, उसका काम है बनाना और बेचना, तो उसका बिजनेस है वो, उसके लिए तो वो इन्वेंट्री हो गई। अब हमको नहीं देखना भाई फ्लैट है तो भाई वो तो इन्वेंट्री नहीं हो सकती, नहीं नहीं नहीं, हमको ये दिमाग नहीं लगाना कि कमर्शियल है रेजिडेंशियल है, भाई फ्लैट है, फ्लैट तो महंगा है, महंगा करोड़ों में आएगा, तो नहीं 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 नहीं, ये करोड़ों वाली इन्वेंट्री थोड़ी ना होती है, तो वो तो इन्वेस्टमेंट ना, बिल्कुल भी नहीं। आपको जस्ट और जस्ट रेंट और एप्रिसिएशन पर ही ध्यान देना है। तो क्या हुआ अगर वो बिल्डर ने फ्लैट्स को बनाकर बेचा है, लेकिन बिल्डर के लिए तो वो इन्वेंट्री ही है। आगे है जेड लिमिटेड, एक कंपनी है, उसकी फैक्ट्री थी सोनीपत में। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो गए और जो लोकेट करना पड़ गया उसको शाहिदाबाद में, उत्तर प्रदेश में कहीं और। अब जो दोनों प्लेसेस ही नियर हैं वैसे देखा जाए तो डरेंगे। अब कंपनी को ना जब रीलोकेट करना पड़ा, तो अब कंपनी को वो बेचनी है अपनी। तो क्या यहाँ पर फिर आपने रेंट के लिए उसको रखा था या अप्रिसिएशन के लिए? आप प्रॉब्लम हो गई कुछ, गवर्नमेंट के नॉर्म्स में कुछ चेंज आ गया है जिसकी वजह से आपने ये डिसीजन लिया है। ना तो आपने रेंट का ना एप्रिसिएशन का कुछ कभी कुछ भी नहीं था इससे लेना देना। तो इसलिए यहाँ पर एक स्पेशल जो मतलब कि इंडियस 105 लगेगा, नॉन कंटेस्टेड सेल फॉर सेल। बट मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये नहीं है और वो इंडियस 40 यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप देखो, मैंने अपनी कार चेंज कर ली है, तो क्या वो मैंने एप्रिसिएशन के लिए खरीदी? जैसे कार का तो एप्रिसिएशन होता ही नहीं है। क्या मैंने रेंट के लिए? नहीं, तो वो इंडियस 105 में आ जाएगा, ठीक है ना। कार जो उसके बाद चेंज किए उसको, आप उसके बाद आ जाते हैं हम। इफ मिस्टर एक्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है, भाई अब जो कॉन्ट्रैक्टर है और वो इंगेज है किस पे, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, और जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग का है, यहाँ पर हमारा रेवेन्यू आ रहा है। और जब हमको रेवेन्यू आ रहा होता है ना कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से, ध्यान, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, आई एम यूजिंग द वर्ड्स और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पर ना इंडियस 115 आएगा, बिकॉज इंडियस 40 जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। कहीं आप सोचो कि भाई रेवेन्यू आ रहा है, तो फिर आप फिर भूल कर रहे हो, ध्यान दो, रेंट नहीं आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू इज कमिंग, नॉट द रेंट इज कमिंग, है ना। तो अगर रेवेन्यू आ रहा है तो अलग ट्रीट होगा, तो यहाँ पर अगेन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। अब मेरी बात सुनो, रिलायंस वाले उन्होंने क्या किया, 100 एकड़ का ना लैंड खरीद लिया और एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कर दी। अब उनको लग रहा है भी इसके नीचे ना ऑयल है, तो अब रेंट रेंट का तो कोई चक्कर नहीं है ना, एप्रिसिएशन का कोई चक्कर नहीं है ना, बस छोड़ दो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इंडियस नहीं लगेगा। तो कौन सा लगेगा? 106 बाद में करेंगे हम। फिलहाल एग्जाम्पल ली है दैट कंफ्यूजन ना रहे कि इंडियस 40 यहाँ पर नहीं लगेगा। उसके बाद है रिलायंस ने फिर 100 एकड़ का लैंड खरीद लिया और ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी शुरू कर दी ऊपर। फिर आपको बस, या आपको देखना क्या है कि क्या रेंट आ रहा है? नहीं। एप्रिसिएशन के लिए खरीदे? नहीं। नहीं तो बस फिर इंडियस 40 नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए खरीदा गया तो इंडियस 41 एप्लीकेबल होगा। उसके बाद है हमारे पास हाँ, आप सोच रहे होगे कि मैं स्क्रीन इस पर चेंज कर रही, तो मैं आपको एक्चुअल में अपने कंसाइज मैंने जो नोट्स बनाए हैं मैं आपको वहां से करवा रही हूँ। एंड एक्चुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं अपने वो आपको नोट्स जो हैं वो सारे के सारे दिखा सकूं। एंड तो इसलिए मैं इनको एक ऑडिबल पर्पसेस के लिए ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, दैट आपको ज़रूरत ना पड़ेगी। जैसे कई बार हम क्या करते हैं कि हमको वैसे कुछ सुनने का होता है कि हम सुन लेते हैं कुछ, है ना, तो अपने रूम सेट करते करते सुन लेते हैं, या कुछ भी हमारा है कहीं आते जाते
हमको एक रिवीजन करनी है, तो ये एक मैंने ऑडियो के पर्पसेस से ही बनाए हैं। बस इस पर मैंने स्टडी मटेरियल जो है सीए फाइनल का, उसका इंडियस का वो फर्स्ट पेज लगा दिया। लेकिन हाँ, जब मैं आपको थोड़े से करवा देंगे, हम आगे चले जाएंगे, देन आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हम स्टडी मैट ही रेफर करके कर रहे हैं और स्टडी मैट का ही कंटेंट इसमें है। बिकॉज स्टडी मैट की एक एक पेज में आपको एक एक लाइन नहीं पढ़वा रही हूँ, बट है ये सारा कंटेंट वहीं का ही, और बहुत ही कंसाइज और बहुत ही अच्छे मैनर में है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आप आ जाइए, एज पर द प्रोविजंस of the India's 40 and investment property means land, building both that is held for rental or the long term appreciation, जो कि हम बार बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। ओके ओके, आगे हमको आपको बताना है शॉर्ट टर्म पर्पसेस वाला। आपको बता दिया ना मैंने, शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन नहीं लेंगे हम इसमें, ओनली लॉन्ग टर्म दैट इज 12 मंथ से ज़्यादा वाला लेते हैं हम। ठीक है, ओके। अब मैंने आपको बोला था, एक एग्जांपल दी थी मैंने कि दैट एक बिल्डर है, उसने ना फ्लैट्स जो है बना लिए और फ्लैट्स को बनाकर उनको बेच दिया, तो उनके लिए वो इन्वेंट्री है। बट अगर वही बिल्डर फ्लैट्स को बना रहा है, बट उसका जो इंटेंशन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग दैट होल सोसाइटी, और यू कैन से पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है उसने बनाई है, वो रेंटल है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेंटल इनकम, कि मैं बनाऊंगा और फिर रेंट आउट करूंगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई उसने बनाया है तो वो इन्वेंट्री है। आपको पर्पस देखना है, पर्पस रेंट के लिए, तो बस चुपचाप इंडियस 40 लगा दो। उसके बाद है एक आपको ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में वर्ड्स लिखे आ जाए ना हेल्ड फॉर सेल, बस इसका सीधा मतलब है, जैसे कोई ये चीज है ऐसे करके हेल्ड फॉर सेल, ये 3 वर्ड्स हैं, मतलब वहां पर इंडियस 40 नहीं लगने वाला, वो इंडियस 105 के लिए है। ठीक है, अच्छा। अब मैं आपको एक रिलेशन बताने लगी हूँ बिटवीन द इंडियस 40 एंड इंडियस 116, दैट इज जो कि लीज पर है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए ज़रा। देखिए, कोई कंपनी है, उसके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, बिकॉज उसने रेंट वेंट पे देनी है, ठीक है ना। अब मानो उसने ना लेट आउट कर दी किसी और कंपनी को, और एक रेंट एग्रीमेंट बन गया। भाई प्रॉपर्टी लेट आउट की है तो रेंट एग्रीमेंट तो बनेगा ना, मतलब रेंट एग्रीमेंट बन गया, मतलब लीज एग्रीमेंट बन गया। अब जो लीज एग्रीमेंट है, यहाँ पर किसकी एप्लीकेबिलिटी हो गई, इंडियस 116 इंडियस आ गया। अब हम सबको पता है लीज 2 टाइप की होती है ना, ऑपरेटिंग और फाइनेंस। ऑपरेटिंग लीज भाई शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जिसमें कि मतलब जो वापस कर देगा आपको यूज वगैरह करके। फाइनेंस लीज मतलब आप ये मानो कि बस वही मालिक बन जाता है उसमें, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और इसको हायर परचेज भी हम कहते हैं। सो अब यहाँ पर सपोज एक्स लिमिटेड ने ना वाई लिमिटेड को प्रॉपर्टी जो है अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो लेट आउट करते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी का वैसे अगर हम ऑनर देखें, ओरिजिनल ऑनर इज एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड क्या है, लेसर बन गया। वाई लिमिटेड क्या है, टेनेंट, वो लेसी है। अब जो ऑपरेटिंग लीज आएगी हमारी, ऑपरेटिंग लीज में हमारी इंटेंशन जो है क्या होती है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए ले लेते हैं लीज, ठीक है। तो
अगर मैं लेसर या लेसी की बात करूं, लेसर को बेचनी ही नहीं है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए दिया उसने, रेंटल पर्पसेस के लिए दिया उसने, खरीदनी नहीं है, ठीक है ना। हम सिर्फ और सिर्फ इसमें रेंट्स के लिए अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को लेट आउट कर रहे हैं। अब सोच कर देखो, लेसर है जो, वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगा, उसके पास क्या आ रहा है, रेंट आ रहा है, बैंक को डेबिट कर देगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट, रेंट अकाउंट, भाई रेंट आ रहा है उसको। अच्छा, रेंट अकाउंट में अगर क्या करेगा, टू पी एंड एल, बिकॉज इनकम है उसके लिए। अब इनको हम घुमा देंगे, लेसी, लेसी के लिए तो खर्चा है, पी एंड एल में तो वो रेंट की तरह डालेगा, उससे पहले उसको रेंट अकाउंट में टू बैंक करेगा वो, और पी एंड एल में टू रेंटल, राइट। अच्छा, अब आप ये देखो कि जो एक्स है, ऑनर है जो प्रॉपर्टी का, उसको रेंट मिल रहा है। अब इंडियस 40 एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पर हम ऑपरेटिंग लीज की बात कर रहे हैं, और जो एक्स लिमिटेड है वो जर्नल एंट्री अपने हिसाब से कर देगा, ठीक है। एक तो उसको इंडियस 40 के हिसाब से करनी पड़ेगी, एक इंडियस 116 के हिसाब से करनी पड़ेगी, बिकॉज देखा जाए तो जो एक्स लिमिटेड है उसको रेंट आ रहा है, तो वो लीज एग्रीमेंट के कारण उसको इंडियस 116 पे एप्लीकेबल हो गया, और इंडियस 40 तो एप्लीकेबल होगा, इसको रेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है। अब अगर हम फाइनेंस लीज की बात करें, ठीक है, अगर हम फाइनेंस लीज की बात करें, एक्चुअल में फाइनेंस लीज में होता क्या है कि जो प्रॉपर्टी हम दे देते हैं ना, वो रेंटर्स के लिए नहीं होती, वो सेलिंग पर्पसेस के लिए होती है। मतलब हमने दे दी, उसको बंदा ले गया। अब आप मेरी बात सुनो, लेसर है, उसने प्रॉपर्टी दे दी अपनी, एक तरह की उसकी सेल हो गई है, ठीक है ना। अब वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, जब हमारे पास फाइनेंस लीज का केस है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्रेडिट कर देंगे हम, और लेसी का अकाउंट डेबिट कर देंगे, लेसी अकाउंट डेबिट टू जो भी प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। लेसी का अकाउंट में कैसे करेंगे, उसके पास प्रॉपर्टी आ गई है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, और टू लेसर कर देगा वो, उसने एक तरह की परचेज कर ली है, ठीक है ना। बिकॉज जो लेसर है उसके हाथ से प्रॉपर्टी चली गई, तो हम डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, और जो सेम प्रॉपर्टी है वो लेसी के पास आ गई तो उसकी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है ना। तो फाइनेंस लीज में हमने डी रिकॉग्नाइज कर दी। जब हमने डी रिकॉग्नाइज ही कर दी, तो अब हमारे पास जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही नहीं रही, तो मतलब हम इंडियस 40 कैसे अप्लाई करें, आप जरा ये सोच कर देखो बात। ऑपरेटिंग लीज में हमें पता था कि भाई हम तो सिर्फ किराया खाने के लिए बैठे हैं, और हम किराए पर दे रहे हैं सामने वाले बंदे को, ठीक है ना। और हमारे पास किराए का तो उस टाइम पे वहां पर इंडियस 40 और इंडियस 116 दोनों लग रहे थे। बट अब फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज में हमें मालूम है कि भाई हाँ, जो हमने जो स्टार्टिंग में ही है ना, अपनी जो एसेट है वो बंदे को बेच दी एक तरह से, और हमने डी रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो इंडियस 40 तो लग ही नहीं सकता, अब नहीं लगेगा वो, ठीक है ना, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं रही। अच्छा, अब आगे जाके जो रेंटल्स की एंट्री डलेंगी, वो हम इंडियस 116 के अकॉर्डिंगली डाल लेंगे, दिक्कत क्या है। अब आप यही सोचोगे ना कि भी ठीक है,
इंडियाज 40 नहीं लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो डी रिकॉग्नाइज हो चुकी है। बट व्हाट्स अबाउट द रेंटल मैम, रेंटल्स भी तो आएंगे आगे फ्यूचर में। ओके, रेंटल्स आएंगे तो हम उनको डील करेंगे ना, बट अकॉर्डिंग टू द इंडियाज 116। ओके, ओके। आफ्टर दैट वी आर नॉट कंसिडरिंग प्रॉपर्टी इन द बुक्स ऑफ द लेजर। अच्छा, अब हमको लेसी की बुक्स में एंट्री डालनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें सपने थोड़ी ना आते हैं कि सामने वाले के मन में क्या है, यू नो। हम वी आर नॉट द गॉड, हमें कुछ नहीं पता। हम तो पूछेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कर देंगे। डॉक्टर क्या है, पहले पूछता है ना भाई क्या प्रॉब्लम है, वैसे ही तो हम पूछेंगे कि भाई कि तू इसका क्या करने वाला है जो तूने एसेट खरीदी है। तूने लेसर से खरीद ली, ठीक है, लेसर ने डी रिकॉग्नाइज कर दी, रेंटल्स आएंगे 116 में डाल देगा। अब लेसी की बारी है, तू इसका भाई क्या करने वाला है। तूने लेसर से एसेट ले ली बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके दिमाग में चल रहा हो उसको आगे उसको सबलीज करना हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, या जो भी करना हम उसी से पूछेंगे। अब अगर तो लेसी कह देता है कि भाई वो ना उसको अपने बिजनेस में यूज करेगा, उसको तो अपने बिजनेस के लिए चाहिए थी, ठीक है, करो यूज, तो हम अपना इंडिया 16 लगा देंगे उस पे, राइट। और अगर कहता है कि नहीं नहीं मुझे ना आगे देनी है, बस ठीक आगे दोगा, आगे देना तो फिर इस पर उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। अब आगे देगा तो देखा जाए तो लेसी के लिए ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो वो इस पर इंडिया 40 लगा देगा। तो इसमें देखा जाए जो ऑपरेटिंग लीज है, ध्यान से सुनना, बहुत ही आराम आराम से बताऊंगी ये चीज जो, ताकि आपको लर्न हो जाए और आपको ये आगे काम भी आएगी। अगर तो ऑपरेटिंग लीज का केस है, लेसर लेसी, राइट, लेसर है तो हम इंडियस 40 भी लगेगा और इंडियस 116 भी लगेगा। क्यों 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 क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है, रेंटल्स आएंगे तो 116 लग जाएगा, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसके पास है तो इसलिए 40 तो लगना ही है। लेसी जो है, लेसी सिर्फ 116 लगाएगा क्योंकि तो रेंटल्स दे रहा है, प्रॉपर्टी तो उसके पास आई नहीं ना, खत्म। ऑपरेटिंग लीज में 116 दोनों में लगेगा, लेकिन लेसर का साथ में इंडियस 40 भी लगेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में जो ऑनरशिप है वो अभी भी लेजर के पास ही है। लेकिन फाइनेंस लीज में ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। फाइनेंस लीज में ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, लेसर डी रिकॉग्नाइज कर देता है, उसके पास नहीं रहती, तो इंडियस 40 नहीं लग सकता यहाँ पे, और वहां पर सिर्फ 116 लग जाएगा। लेकिन लेसी की बुक्स में वो अज्यूम्ड ऑनर बन चुका है, तो हम लेसी से पूछेंगे भाई तूने आगे क्या करना है। अगर तो वो कहेगा मुझे बिजनेस में यूज करनी है तो 16 लगा देंगे। अगर वो कहेगा कि नहीं मुझे आगे सबलीज पर देनी है, तो फिर ये देखेंगे कौन सा है तेरा सबलीज जो आगे तू दे रहा, ऑपरेटिंग है कि फाइनेंस। अब ऑपरेटिंग है तो फिर वो उसके पास 40 का और 116 दोनों लग जाएंगे, और फाइनेंस है क्योंकि अब समझ गए ना, फाइनेंस है तो फिर पूछेंगे कि भाई कि नेचर बताओ कि तुमने आगे यूज किसके करनी है, समझ गए ना। ओके, अब एक और कंसेप्ट सुनो, मिक्स प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है ये। इसमें है क्या, अब ये कह रहे हैं कि कोई सपोज ना लैंड एंड बिल्डिंग कोई भी कुछ भी है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है, और आपने ना उसको मतलब कि डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है ना, और आपने आधी बिजनेस पर्पसेस के लिए, आप चलो आप ये मानो आपके पास फ्लोर्स हैं, आपने एक फ्लोर जो है रेंट पे दे दिया, एक में आप अपना बिजनेस चला रहे हो, ठीक है ना, तो मिक्स्ड प्रॉपर्टी बन गई अब ये, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, आपने लीज के लिए
अगर क्वेश्चंस में वर्ड्स आ रहे हैं कि लेट आउट किया है और लीज किया है, तो आप ऑपरेटिंग लीज ही मानना। आप ये मत सोचना कि ये फाइनेंस लीज है, बिकॉज देखा जाए तो फाइनेंस लीज जो होती है वो आपको पता है कि उसमें मालिकाना जो सारे अधिकार है सब के सब ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आ जाता है ना, तो आप उसको ऑपरेटिंग लीज ही मानकर चलना रेंट आउट का, कि भाई लीज आपने लेट आउट किया हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ कि भाई दो पर्पसेस के लिए यूज हो रही है, ठीक है ना। अब आपको इसमें देखना क्या है कि क्या सेपरेबल है। अब देखो, अगर मैं फ्लोर की एग्जांपल लूं, तो फ्लोर तो सेपरेबल है, नीचे का पोर्शन नीचे का, ऊपर का है, ठीक है ना। अच्छा, इसको आपने सेपरेबल भी कैसे कंसिडर करना है। आपको सेपरेबल ऐसे तो आप कहोगे कोई जमीन का टुकड़ा है और उस पर सपोज वो मिक्स्ड प्रॉपर्टी है, तो आप कहोगे कि भाई ये तो इतना अलग हो गया, इतना अलग, मतलब सेपरेबल का भी एक मीनिंग है। अगर आप किसी पोर्शन को सोल्ड कर सकते हो, बेच सकते हो, या फिर फाइनेंस लीज पर दे सकते हो अलग से दूसरे पोर्शन के बिना, मतलब जो आपका मिक्स्ड एक जो प्रॉपर्टी है, अगर आप उसका एक हिस्सा आप चाहे उसको सेल कर सकते हो, चाहे फाइनेंस लीज पर दे सकते हो, एक ही बात है, सेपरेटली बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कर सकते हो, मतलब उसको सोल्ड आउट कर सकते हो। तो मतलब वो सेपरेबल है प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कि उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। आपने एक फ्लोर बेच दिया तो ठीक है, ऊपर वाला फ्लोर किसी और को बेचो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो अब यहाँ पर जब प्रॉपर्टी अगर सेपरेबल हो, तो जो इंडिया 16 है अप्लाइड होगा उस पोर्शन पर जो बिजनेस पे है, और जो लेट आउट पे है उस पे 40, राइट। अब पता ही है लेट आउट पे 40 होगा, बिजनेस में यूज करते 16 होगा। लेकिन अब बात ये है कि अगर प्रॉपर्टी सेपरेबल नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है कि जो है आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हो आप सेपरेबली, यू नो, तो इनसेपरेबल प्रॉपर्टी कह दो आप उसको। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है, आपको बिजनेस वाला पोर्शन का ध्यान देना है। अगर तो बिजनेस वाला पोर्शन सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट मतलब 20% और ज्यादा, although there is no definition regarding it, but जितना कि स्टडी मैट के क्वेश्चंस में समझ आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूँ कि जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है बिजनेस का, बिजनेस प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, तो 16 लगा दो, ठीक है, बस सारे पे 16 लगा दो, बात खत्म करो। और अगर इनसिग्निफिकेंट है तो 40 लगा दो। हमने क्या करा, अगर सेपरेबल है तो बहुत अच्छी बात है, सेपरेट सेपरेट हो रहे हैं, बिजनेस का बिजनेस कर दिया, 40 का 40 कर दिया। बट अगर सेपरेबल नहीं है तो सिग्निफिकेंट क्वेश्चन देख लो बिजनेस का। अगर बिजनेस का सिग्निफिकेंट है तो बिजनेस का लगा दो, 16 लग जाएगा, और सिग्निफिकेंट नहीं है बिजनेस का तो 40 लग जाएगा। आगे है हमारे पास, मैं आपको एक एग्जांपल करवा रही हूँ। सपोज एक बिल्डिंग है, उसके 15 फ्लोर्स हैं, और आउट ऑफ द 15 फ्लोर्स 5 फ्लोर्स जो है वो यूज हो रहे हैं ऑफिस के लिए, राइट। 10 फ्लोर जो है वो लीज आउट करती है रेंट के लिए। तो कहते हैं आप बताओ कि कहते हैं आप बताओ कि सेल लीगल टाइटल टू द 10 फ्लोर्स वाइल रिटेनिंग द लीगल टाइटल टू द अदर 5 फ्लोर्स। लीगल टाइटल बताओ आप। पहले तो मेरी बात सुनो, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है फ्लोर, राइट। वर्ड फ्लोर है, फ्लोर तो हमें पता है सेपरेबल है। सेपरेबल के लिए हमने क्या किया था, क्लेश ही नहीं है, जो जितना है कर दो। हमने क्या करा, टोटल फ्लोर 15 है, वेरी गुड, ठीक है जी। 5 बिजनेस के लिए यूज हो रहे हैं तो 5 पर हम इंडिया 16 लगा देंगे। 10 जो है हम लेट आउट कर रहे हैं तो हम उन पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लगा देंगे। फ्लोर्स हैं, सेपरेबल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ गए। अब यहीं पर एक और सेकेंड एग्जांपल है। कोई कंपनी है,
उसके पास 35% जो जगह है वो ऑफिस के फ्लोर के लिए यूज कर रहा है, और बाकी इसने लीज पर दे दी। ठीक है। अब आगे की कुछ भी इनकी प्रॉब्लम हो, हमने देखना क्या है, परसेंटेज। ऑफिस के लिए अपने ये बिजनेस के लिए 35% यूज कर रहे हैं, तो सब पर ही, पूरे पर ही 16 लग जाएगा। ऐसे ही कंपनी है, वो फ्लैट्स दे रही है। ठीक है ना। अब पता है क्या है, कंपनी ने ना लेट आउट कर दिए एम्प्लॉयज को रेंट पर। कंपनी ने फ्लैट्स जो हैं उनकी वर्क प्लेस के नियर कुछ बनाई, रेजिडेंशियल सोसाइटी कुछ बनाई, और वहां पर उनको फ्लैट्स दे दिए कंसेशनल रेट पे या फिर फ्री दे दिए। यहाँ पर यहाँ पर आप धोखा मत खा जाना कि आप बोल दो ये इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो बेनिफिट मिल रहा है ना, वो बिजनेस में तो ले रहे हैं उनके, वो सिर्फ अपने इम्प्लॉयज को दे रहे हैं, सबको नहीं दे रहे हैं वो। तो यहाँ पर इंडिया 40 नहीं लगेगा। ठीक है ना। और ये भी मतलब बात क्वेश्चन में उलझाने के लिए कह दे मार्केट रेट पे दे दिया जी, ये कर दिया वो कर दिया, हाँ कुछ नहीं लेना देना, एम्प्लॉयज को दिया ना, बात खत्म। अच्छा, फिर एक चीज है एंसिलियरी सर्विसेज। इसमें क्या होता है, क्या है कि जो लेसर है, जैसे ना कई बार कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो जरूरी होती हैं, तो वो जो है वो साथ जा रही होती हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई इसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं लेंगे। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का केस तो ऊपर लगेगा ही। तो लेकिन इसमें इन्होंने हमको एक एक्सेप्शन दे रखी है, एक्सेप्शन दे दी होटल इंडस्ट्री की। होटल इंडस्ट्री है, वो भी अपने जो गेस्ट होते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर्स कह लो, गेस्ट कह लो, वो उनका बिजनेस है, वहां पर इंडिया 16 आएगा। समझ गए आप। अच्छा, फिर एक और बात है, एक ऑनर है ऑफिस बिल्डिंग का, प्रोवाइड कर रहा है सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेज वगैरह लेसी को, तो उसका पार्ट बन गया। ऑनर सिक्योरिटी जो मेंटेनेंस वगैरह उसकी जो साथ है सर्विसेज दे रहा है, तो वो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ही पार्ट बन गया। लेकिन अगर होटल की बात करेंगे तो वहां पर नहीं बनेगा, वहां पर पीपीई लग जाएगा, दैट इज इंडिया 16। ठीक है। उसके बाद है एक एंटिटी है, उसके पास एक होटल है which includes a health or the fitness center housed in a separate building that is a part of the premise of the entire hotel. The owner operates the hotel and other facilities on the hotel with the exception of the health and the fitness center, which can be sold or leased out under a finance lease. The health and the fitness center will be leased to an independent operator. The entity has no further involvement in the health and the fitness center. इसमें जो हेल्थ और फिटनेस सेंटर है उसको आप सेपरेटली नहीं कर सकते, तो वो तो ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बन गई, क्योंकि होल प्रॉपर्टी वैसे भी इनसिग्निफिकेंट है, और जो होटल और अदर फैसिलिटी है उसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेंगे। देखिए, इसमें बेसिकली है क्या, सेपरेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है ये, कि एक एंटिटी है, राइट।
उसके पास एक होटल है, ओके। उसमें ना एक हेल्थ और फिटनेस सेंटर है जो कि एक सेपरेट बिल्डिंग में है। जानबूझकर इन्होंने बताया कि सेपरेट बिल्डिंग में उलझाने के लिए डाल दिया, लेकिन वो प्रेमिसेस का पार्ट है इंटायर होटल का, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ऑनर है ना वो ऑपरेट करता है होटल को और बाकी फैसिलिटीज को भी, लेकिन हेल्थ और फिटनेस सेंटर को नहीं करता, जिसको कि बेचा भी जा सकता है अलग से और लीज आउट भी किया जा सकता है। और जो हेल्थ एंड द फिटनेस सेंटर है वो लीज आउट होगा एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटर को, एंटिटी की कोई फर्दर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो होटल है वहाँ पर 16 लिख जाएगा और जिम पे AS40। तो इसके साथ ही दोस्तों मैं आज का अपना ये लेक्चर ख़त्म करती हूँ, और इसके बाद की रिवीजन प्लस देखेंगे तो अगर कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस हो सके तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और आप अपना काम करते करते कुछ भी ट्रैवलिंग में भी ये एज अ रिविजनरी लेक्चर आप सुन लोगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट इसका ज़रूर मिलेगा। ये देखिए नेचर दी है इन्होंने, ये सब हम ऑलरेडी सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। ये सब कुछ हमने जो है डिस्कस कर लिया है, ये क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए हैं। ये वाला भी क्वेश्चन 15 फ्लोर्स वाला भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट वाला भी कर चुके हैं, ठीक है ना। और एंसिलरी सर्विसेज का भी हमने कर लिया है। तो काफ़ी पोर्शन हमने इसमें से कर लिया है, और मैं आगे इसका फिर से आपके पास जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। आई होप यू पीपल विल लाइक इट, एंड आपको एक बहुत ही अच्छी हेल्प मिल जाएगी इस टाइम पास के साथ साथ। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।